यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसकी दोस्तों क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, मुस्लिम पर्सनल के लिए क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, हिंदुओं के लिए क्या फायदे हैं और क्या नुकसान, साथ ही अनोदर्स के लिए भी दोस्तों पूरे बेनिफिट और पूरे नुकसान इसमें बताऊंगा। साथ ही दोस्तों ये VVIMP इसलिए लिखा है क्योंकि ये किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, इससे रिलेटेड कम से कम 1 या 2 क्वेश्चंस तो आने वाले हैं। अभी फिलहाल ही दोस्तों गर्मा गर्मी चल रही है इस कानून को लेकर, तो आप भी दोस्तों अपडेट रहना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों ऐसी ही आपको लेटेस्ट न्यूज और इजी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी हमारी यूट्यूब चैनल पे दी जाती है, तो एक बार आप चैनल पे विजिट जरूर करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारा पहला पॉइंट क्या रहने वाला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी क्या है। तो आमतौर पर किसी भी देश में दोस्तों 2 कानून होते हैं, एक क्रिमिनल कानून और एक सिविल कानून। तो क्रिमिनल कानून में क्या होता है कि चोरी, लूट, मारपीट, हत्या या आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है। इसमें सभी धर्मों या समुदायों के लिए एक ही तरह की कोर्ट प्रोसेस और सजा का प्रावधान होता है। यानी जैसे हिंदू ने कत्ल किया है या मुसलमान ने कत्ल किया है, तो इस अपराध में जान गंवाने वाला हिंदू था या मुसलमान था, इस बात से FIR सुनवाई और सजा में कोई अंतर नहीं होता है। सिविल कोर्ट में सजा दिलवाने की बजाय सेटलमेंट या मुआवजे पर दोष दिया जाता है। जो दूसरा है कानून, उसके अंतर्गत दोस्तों थोड़ा अलग चेंजमेंट है। किसी ने अपने आपकी मानहानि की हो या पति पत्नी के बीच कोई मसला हो या किसी पब्लिक प्लेस प्रॉपर्टी का कोई विवाद हो, ऐसे मामले कौन सेटलमेंट करता है दोस्तों, सिविल कोर्ट अपना जो स्टेट का है, डिस्ट्रिक्ट का, वो सेटलमेंट करता है। पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलवाता है। सिविल कानूनों में परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति की खास भूमिका होती है। साथ ही इसमें दोस्तों धर्म का सबसे मेन रोल रहता है। शादी ब्याह, संपत्ति से जुड़ा मामला सिविल कोड के कानून के अंतर्गत आता है। भारत में अलग अलग धर्मों में शादी, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में रीति रिवाज, संस्कृति और परंपराओं का खासा महत्व रहता है। इसीलिए दोस्तों कई बार न्याय करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। इन्हीं के आधार पर धर्म या समुदाय विशेष के लिए अलग अलग कानून है। यही वजह है कि इस तरह के कानूनों को हम पर्सनल लॉ भी कहते हैं। जैसे दोस्तों मुस्लिमों में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है, वहीं हिंदुओं की शादी मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट के द्वारा की जाती है। इसी तरह ईसाई और सिखों के लिए भी अलग पर्सनल बोर्ड होता है। तो दोस्तों सिविल कोड के जरिए अभी क्या किया जाएगा, तो इस कोड के जरिए पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। यानी आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून सबके लिए एक होगा, सबके लिए समान होगा। यह इस कानून के द्वारा किया जा रहा है। भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून होगा, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का ना हो, किसी का भी हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जैसे पर्सनल लॉ के मुताबिक मुस्लिम पुरुष 4 शादियां कर सकता है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी से शादी करना अपराध है। तो पर्सनल लॉ के अंतर्गत दोस्तों इसमें चेंजमेंट किया जाएगा। अभी दूसरा सवाल आपका आ रहा होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत चैप्टर में कौन कौन सी बातें हैं या कौन कौन सी नियम या कायदे, फायदे, नुकसान है। तो उनको मैं आपको इजी तरीके से बता देता हूं कि दोस्तों इस कानून के अंतर्गत शादी की उम्र को फिक्स किया गया है। यानी लड़की की उम्र 18 साल होगी, लड़के की 21 साल होगी। ये सभी धर्मों में समान कर दिया गया। साथ ही तलाक के आधार से जुड़े नियम भी इसमें कानून में थोड़ा कठोर कर दिया गया है। आपकी तलाक कैसे होगा, साथ ही बिना तलाक दिए शादी करना इसमें नामंजूर किया गया है। तलाक से जुड़े प्रोसीजर में भी थोड़ी बहुत दोस्तों कठिन या प्रोसेस ढीला किया गया है। मेंटेनेंस तय करने के आधार पर मेंटेनेंस देने का प्रोसीजर, किसी को आप बच्चा गोद ले रहे हो तो उसका प्रोसीजर पर थोड़ा बहुत आधार प्रोसीजर किया गया है। साथ ही दोस्तों उत्तराधिकार और विरासत यानी आपकी जो प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, उसका दोस्तों पर्सनल लॉ बोर्ड कोई भी आपको हस्तक्षेप नहीं करेगा, कानून के आधार पर उसी का बंटवारा किया जाएगा। इसके अलावा पति और पत्नियों की संख्या कितनी होगी, उसका भी दोस्तों इसी के अंतर्गत जुड़वा किया गया है। परिवार नियोजन से जुड़े नियम, यानी आपके दोस्तों 2 से बच्चे ज्यादा नहीं होंगे, उसके ऊपर भी दोस्तों नियम लाए गए हैं। तो ये सारे नियम दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत लाए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा सबसे पहले कब उठा था, इसकी बात कर लेते हैं। तो 1835 में ब्रिटिश सरकार में एक रिपोर्ट पेश की, इसमें क्राइम, एविडेंस और कॉन्टेक्ट को लेकर देश भर में एक समान कानून करने की बात कही गई थी। 1840 में इसे लागू भी कर दिया गया था, लेकिन धर्म के आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों के पर्सनल लॉ को इसे अलग रखा गया।
बस यहीं से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की जाने लगी। 1941 में B1 राम कमेटी बनी। इसमें हिंदुओं के लिए कॉमन सिविल कोड बनाने की मांग की गई थी। इस कमेटी के द्वारा क्या बात हुई थी, तो दोस्तों आजादी के बाद 1948 में पहली बार संविधान सभा के हिंदू कोड बिल पेश किया गया था। दोस्तों पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आप बोर ना होइएगा, इंपोर्टेंट जो बातें हैं वो नोट करके रखिएगा ताकि आपका क्वेश्चंस बन जाए, आपको दोस्तों कोई परेशानी ना हो। क्योंकि दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है कि थोड़ा बहुत बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूरा जरूर सुनिएगा। इसके अलावा दोस्तों हिंदू महिलाओं को बाल विवाह, सती प्रथा, घूंघट प्रथा जैसे गलत विवाह से आजादी दिलाने का मकसद उस टाइम इसका था। हालांकि राजेंद्र प्रसाद समेत पार्टी के आधे से ज्यादा सांसदों ने इसका विरोध किया था। आखिरकार नेहरू को झुकना पड़ा और 1955 और 1956 में नेहरू ने कानून को 4 हिस्सों में बांटकर संसद में पास करा दिया था। जो कानून बने तो वो कौन कौन से थे दोस्तों? हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियन एक्ट। ये कानून उस टाइम में बन गए थे। अभी दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड का लेकर इतना विरोध क्यों हो रहा है? तो दोस्तों विरोध की जायज सी बात है कि दोस्तों इसके अंतर्गत जो अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुस्लिम समुदाय, वो उनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हम कितनी मैरिज करें, कितने बच्चे करें, यह हमारा अधिकार है। यह उन शादी कब करें, शादी कितनी करनी, यह आपको परंपराओं से जुड़ा मामला मांगा गया था। लेकिन मुस्लिम जानकारों के मुताबिक शरिया कानून 1400 साल पुराना है। यह कानून कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर आधारित है, लिहाजा यह उनकी आस्था का विषय है। मुस्लिमों की चिंता है कि 1947 के बाद उन्हें मिली धार्मिक आजादी धीरे धीरे छीनने की कोशिश की जा रही है, इसलिए दोस्तों उनका विरोध इस कानून के प्रति किया जा रहा है। देश के संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या गया है? अभी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि संविधान के अंतर्गत क्या इसका नियम है या नहीं है। तो संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व से संबंधित इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य देश भर में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों इसके अंतर्गत संविधान में कौन से भाग में अनुच्छेद है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। अनुच्छेद 44 के भाग नंबर 4 में। उसके बाद में दोस्तों आपसे क्या पूछा जा सकता है? नवंबर 2022 में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर किरोड़ीलाल मीणा ने जो बिल पेश किया था उसे प्राइवेट बिल क्यों कहते हैं? राज्यसभा या लोकसभा में दोस्तों कोई भी बिल पास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए दोस्तों सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो एक सरकारी बिल यानी पब्लिक बिल और दूसरा प्राइवेट मेंबर बिल होता है। सरकारी बिल सरकार का कोई मंत्री पेश करता है, यह सरकार के एजेंडे में शामिल होता है, जबकि प्राइवेट मेंबर बिल यानी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी मेंबर मंत्री नहीं हो पेश कर सकता है, भले ही सत्ताधारी पार्टी का सदस्य हो। यही वजह है कि दोस्तों नवंबर 2022 में दोस्तों जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पास किया गया था वो दोस्तों किरोड़ीलाल मीणा के द्वारा किया गया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्राइवेट बिल पेश करने का प्रोसेस और मायने क्या है, इसको तो ज्यादा ये मायने आपके लिए नहीं रखता, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमारा पॉइंट जानते हैं दोस्तों। किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी सांसद थे, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, फिर इस विधेयक को प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में पेश क्यों किया गया था? यानी ये तो दोस्तों पास कर दिया जाना था। तो लेकिन दोस्तों जो प्रोफेसर और पॉलिटिकल एक्सपर्ट अभय दुबे जी बताते हैं कि सरकार ने इस बिल के जरिए एक तरह से लिटमस टेस्ट किया था, किसी को लागू करना आसान है या नहीं है, क्या इसका विरोध किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि हिंदुओं को भी दोस्तों अधिकार इसमें इफेक्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए दोस्तों उनका दोस्तों इसीलिए ये बिल प्राइवेट बिल पास किया गया था। तो दोस्तों अभी चलते हैं इसके अंतर्गत 9th नंबर पे बीजेपी का यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुद्दे पर क्या स्टैंड है। बीते दिनों में ही दोस्तों जो केंद्रीय मंत्री है अमित शाह जी, उनके द्वारा बताया गया था कि जो तो यूसीसी लागू किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन अभी फिलहाल दोस्तों जो यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, गवर्नमेंट है बीजेपी की, जिन स्टेट के अंतर्गत उनमें धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। जैसे देवभूमि उत्तराखंड के अंतर्गत अभी लागू किया जा चुका है यूसीसी, वैसे ही धीरे धीरे और भी लागू किया जा सकेगा। आपके लिए दोस्तों एक सवाल है कि सबसे पहले इंडिया में कौन से राज्य में यूसीसी लागू किया गया था, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। इसको दोस्तों एक घोषणा पत्र ऐसा नहीं है जिसमें इस यूनिफॉर्म सिविल कोड करने की बात न की हो। अब तक जो भी घोषणा पत्र बीजेपी के द्वारा लाए गए हैं चुनाव के टाइम पे, तो उनका अंतर्गत दोस्तों इस कानून को लागू करने की बात की गई है। तो दोस्तों आपके जो सवाल मैंने पूछा था उसका आंसर है गोवा। दूसरे देशों में और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में इसमें अपडेट दी गई है। तो दोस्तों अभी जो गोवा है राज्य, उसी अकेले राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड